So if you see this first question says a vehicle of mass 10 quintals climbs up a hill 200 meter high. तो एक हिल है लेट्स से, ठीक है, तो एक व्हीकल, the mass of this vehicle, m is equal to 10 quintals, climbs up a hill which is 200 meter high. So ये जो रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, और वहां से जो हाइट है दिस इज इक्वल टू 200 मीटर हाई, एंड देन मूव्स ऑन अ लेवल रोड विद अ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जो है लेवल रोड है, तो यहाँ पहुंचने के बाद the vehicle moves with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को अब यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गया। सो कैलकुलेट इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी व्हाइल रनिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है वो निकाल के दोनों को सम कर देंगे, तो हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑन द टॉप इज इक्वल टू half mv square. So the value is half into 10 क्विंटल्स है, क्विंटल्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हाफ इंटू m, और v स्क्वायर जो है हमारा 10 का स्क्वायर हो गया, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 इंटू 10 टू द पावर 5, 3 और 2 10 टू द पावर 5 जूल्स हो गए। नाउ सॉरी 100 केजी होता है 1 क्विंटल का, 1 क्विंटल इज 100 केजी, so this becomes 5 into 10 to the power 4 joules. Now potential energy at the top is equal to mgh, so 10 into 100 1000, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, h का वैल्यू 200 है, so this is 2 into 10 to the power 6 joules. So इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.05 into 10 to the power 6. So this will be equal to 2.05. So total mechanical energy जो हमें निकालना है, total mechanical energy is potential energy plus of kinetic energy. So this will be equal to 2.05 into 10 to the power 6 joules. तो 0.1 ये गलत दे रखा है, 0.5 कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Say 1 second. So
काइनेटिक एनर्जी में आपने मास 500 लिखा है यहाँ पे? कहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी में मास नहीं 500 लिखा है, मास तो 1000 ही है, 2 से डिवाइड कर लिया ना, 10/2 तो 5 हो। 10 के क्विंटल्स था, उसको केजी में कन्वर्ट किया, 10 into 100 किया, हाफ mv स्क्वायर है तो 2 से इसको कट किया तो 5 हो गया। आ गया समझ में? यस सर। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Second question, a ball falls under gravity from a height of 10 meter with an initial downward velocity u. It collides with ground, okay, loses half its energy and then rises back to the same height. Find the initial velocity u. कह रहा है एक बॉल को आपने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, हाइट इसका h है, इनिशियल वेलोसिटी u है। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेसिकली यहाँ पे जो टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। सो एट A the potential energy is equal to height h is equal to 10 मीटर है, u का वैल्यू हमें निकालना ही है। So potential energy is mgh, which is equal to h का वैल्यू 10 into जो g का वैल्यू 10 है, या वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ mu स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ ये जब B पे आएगा, एट B, सो पोटेंशियल एनर्जी एट B बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलाइडिंग विथ ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जब कोलाइड नहीं किया है तो सारा एनर्जी इंटैक्ट रहेगा, कोई भी एनर्जी लूज नहीं हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो गया। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, we have total energy at A, total mechanical energy at A. So this is mgh plus half mu square, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया और ये हाफ mv स्क्वायर हो गया। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, सो m और m कैंसिल हो गया दोनों तरफ। ठीक है, एलसीएम 2 ले लेते हैं तो ये 2gh प्लस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग वैसे भी निकाल सकते थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाले फॉर्मूले से, एनर्जी कंजर्वेशन से भी सेम चीज आएगा। सो ये हमारा पहला एक रिलेशन मिल गया हम लोग को। अब इसके बाद टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन विथ ग्राउंड इज इक्वल टू, कह रहा है कि हाफ लूजेस हाफ इट्स एनर्जी, तो मतलब हाफ इंटू हाफ ऑफ mv स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ऑफ m इंटू v स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर प्लस 2gh कर देंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर राइजिंग बैक टू h, यहाँ से टकराने के बाद ये वापस कह रहा है कि इसी हाइट पे पहुंच गया, इसी हाइट पे पहुंच गया, तो यहाँ पे जो है
मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी तो जीरो होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर राइजिंग बैक टू एच हम लोग करेंगे तो ये mgh के बराबर ही होगी। सो अब बेसिकली हम अगर कैलकुलेट करें, सो ये हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर कोलिजन मतलब हाफ 1/4 टाइम्स mu स्क्वायर प्लस 2gh/4 कर लेंगे तो mgh/2 हो गया इज इक्वल टू mgh। तो ये इधर चला जाएगा तो 1/4 mu स्क्वायर इज इक्वल टू mgh/2। सो ये m और m कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर लिया तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और u इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, सो विच इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू g का वैल्यू 9.8 ले रहे हैं और h का वैल्यू 10 ले लिया तो 19.6, ये 196 का रूट अंडर हो गया। सो दिस इज 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Third question is, a bullet of mass 10 gram travel horizontally with a speed of 100 meter per second and is absorbed by a wooden block of mass 900 grams suspended by a string. Find the vertical height through which the block rises. So basically, so this is the wooden block, and this is a bullet which is traveling horizontally. So bullet of mass 10 gram, इसका m1 is equal to 10 gram या 0.01 kg हो जाएगा। Horizontally with it travels horizontally with a speed of 100 meter per second. So यहाँ पे speed is equal to 100 meter per second and is absorbed by the wooden block of 900 gram. इसका mass m2 is equal to 900 gram. तो इसमें जाके ये embed हो जाता है। Find the vertical height through which the block rises. तो इसके गोली के लगने से ये कहीं यहाँ पे आ गया। तो हमें ये निकालना है कि इसके बुलेट के फायर होने की वजह से ये कितने हाइट से ये ऊपर चला गया, ठीक है, टकराने से। सो मान लो h हाइट से ऊपर जाता है, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उस समय वेलोसिटी तो जीरो होगा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये इसका अपना वेट और ये बुलेट का वेट, दोनों का वेट ऐड कर देंगे तो बेसिकली यहाँ पे बस पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये पोजीशन हो गया B और ये पोजीशन हो गया A, ठीक है। सो या इसको कर लेते हैं या और इसको C कर लेते हैं, ठीक है। दिस पोजीशन इज C, दिस इज A एंड दिस इज B। सो अब देखो जब ये टकराया तो दोनों का कॉमन वेलोसिटी, जस्ट टकराते ही क्या कॉमन वेलोसिटी होगा वो अगर हम लोग को निकालना है तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकलेगा। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, इसको टकराएगा, इसका कुछ स्पीड होगा। अब वो जाके जब टकराएगा इस ब्लॉक के साथ, तो ब्लॉक और बुलेट का कुछ कॉमन वेलोसिटी होगा, जो उसको टकराने के बाद उसके अंदर ब्लॉक के वो बुलेट चला गया, इन दोनों का जो कॉमन वेलोसिटी होगा वो निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 इंटू यू प्लस m2 इंटू जीरो, क्योंकि ब्लॉक तो रेस्ट पे था, ऐसे लटका हुआ था वर्टिकली। सो m2 इंटू जीरो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m1 प्लस m2 इंटू v, कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ये दोनों गोली लगने के बाद। तो m1 u प्लस m2 जीरो हम लोग करेंगे। सो ये हमारा आ रहा है m1 कितना है 0.01, u हो गया हमारा 100 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 900 ग्राम को कन्वर्ट कर लोगे केजी में तो 0.9 केजी हो गया। ठीक है, तो m1 प्लस m2 0.91 हो गया। ठीक, तो 0.91 इंटू वेलोसिटी v। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0.91 इज इक्वल टू v। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी हो गया। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.91 अगर हम करते हैं, so this is v is equal to 1.098, इसको अप्रोक्सीमेटली 1.1 मीटर पर सेकेंड लिख लिया जाए। ठीक है, नाउ फाइंड द वर्टिकल हाइट थ्रू विच द ब्लॉक राइजेस। सो देखो, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको हम लोग जीरो पोटेंशियल पॉइंट अगर मान लेते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में तो हाफ इंटू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर इज प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब वो टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी m1 प्लस m2 इंटू जी एच का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू m1 प्लस m2 कर लेंगे 0.91 और v स्क्वायर कर लेंगे। सो दिस विल बी 1.1 इंटू 1.1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 0.91 into acceleration due to gravity 10 into h, 0.91 कट गया। So 1.1 का square is 1.21 divided by 20 is h. So this is equal to 0.06 meter. So approximately 6 centimeter. ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर होगा आंसर इसका। इन्होंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है 1.098 को, इन्होंने यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड एज्यूम कर लिया, बट ये इतना ज्यादा 1.098 को हम लोग 1 नहीं एज्यूम करेंगे, 1.1 ज्यादा क्लोज, राउंड ऑफ करेंगे तो 1.1 आएगा। क्लियर है? Yes, sir.
लिख लिया सभी ने? Yes. Yes, sir. Two masses, as shown in figure, are released from their positions. तो ये these are the two masses, they are released from their positions. तो यहाँ पे तो हिट करने के बाद दिखा रहा है. सो ना ये 5 kg है और ये 2 kg है. ठीक है, ये पहले ग्राउंडेड था. Calculate the velocity with which the mass of 5 kg touches the surface if its initial height from the surface is 4 meter. तो ये 4 मीटर पे है और ये टच किया हुआ है. हमको ये निकालना है कि किस वेलोसिटी से ये जाके इससे इस सरफेस से टकराएगा. दूसरा, ऑल्सो शो दैट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू लॉस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी. तो वो हम लोगों को शो करना है. गिवन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. तो आप पहले तो ये एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी निकालने के लिए देखो, यहाँ पे पहले फ्री बॉडी डायग्राम अगर पहले वाले का बनाते हैं m1 वाले मास का, तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा विच इज m1g. टेंशन T ऊपर के तरफ लग रहा है और ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है नीचे के तरफ. उसी तरह m2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो बिकॉज ये फ्रिक्शनलेस पुली है, कुछ पुली के बारे में नहीं लिखा है, हम फ्रिक्शनलेस एज्यूम करेंगे. ऊपर टेंशन T लग रहा है, नीचे जो वेट है वो m2g लग रहा है और ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा. इसीलिए क्योंकि m1 का वैल्यू m2 से बड़ा है, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगा और ये बॉडी ऊपर एक्सेलरेट करेगा. इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, और दूसरा हो जाएगा t माइनस m2g. अपर जो ऊपर जाने वाला फोर्स है वो बड़ा है, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a. इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं. ऐड करेंगे माइनस t प्लस t कट गया. सो दिस इज m1 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a. सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग. सो जो a का वैल्यू है m1 5 है, m2 2 है. 5 माइनस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2. सो दिस इज 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So acceleration a is equal to 30 divided by 7 कर लेंगे तो हमारा 4.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. एक्सेलरेशन निकालने के बाद अब देखो इसका, जब ये इनिशियली रिलीज फ्रॉम देयर पोजीशंस, ठीक है, तो जब रिलीज किया होगा उस समय इसका वेलोसिटी 0 रहा होगा, तो u इज इक्वल टू 0 है. हमें v निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस. देखो फ्री फॉल होता तब तो हम लोग ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, तब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते, बट यहाँ फ्री फॉल नहीं हो रहा है. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू g इंटू h1. सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू g 10 है और h1 4 है. सो 80 हो गया. सो दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 2gh1 नहीं करेंगे, 2ah1 करेंगे.
जो 2as होता है ना, तो एक्सेलरेशन a लेंगे क्योंकि ये टाइड मास है, मतलब फ्री फॉल नहीं हो रहा है. सो 2 into 4.28 करेंगे यहाँ पे. सो दिस इज 2 into 4.28 into 4 करते हैं, 34.24 आता है. सो v का वैल्यू रूट अंडर 34.24. So v is equal to 5.85 मीटर पर सेकेंड. जब ये वेलोसिटी हम लोगों को पता चल गया जिससे ये हिट कर रहा है, अब हम लोगों को चेक करना है कि ये मोमेंट, ये एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं. शो दैट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू लॉस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी. सो अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो सिस्टम रेस्ट पे था, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द स्पीड. अब देखो इसका स्पीड अगर v है तो ये भी उस मोमेंट पे जब ये हिट करने वाला हो उसका स्पीड v ऊपर के तरफ होगा, क्योंकि कनेक्टेड मास है, दोनों सेम स्पीड से जाएगा. जितना डिस्टेंस ये मूव करता है उतना ही डिस्टेंस ये जाएगा, जितना स्पीड इसका होगा उतना ही स्पीड इसका होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी सेम है. सो हाफ इंटू दोनों मास को ऐड कर देंगे m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर. तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का गेन है. सो दिस इज हाफ इंटू टोटल मास अगर हम लोग करेंगे 5 + 2 हो गया इंटू, और जो फाइनल वेलोसिटी है 5.85 का होल स्क्वायर. सो इसका अगर हम लोग वैल्यू कर लें 7/2 इज 3.5 इंटू 5.85 का स्क्वायर. सो 119.77 हो गया. सो 119.8 जूल. ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो गया. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये h हाइट से जा रहा है और ये h हाइट से ऊपर उठ रहा है, तो जो लॉस है दिस इज इसका इंक्रीज और इसका डिक्रीज, राइट. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तुम निकाल लो. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी m1 GH1 है. सो विच इज इक्वल टू 5 into 10 into 4, 200 हो गया. और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब m1 तो यहाँ पे आ जाएगा, m2 कहीं उठ के यहाँ पे चला गया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी m2 इंटू g इंटू h2, जितना h1 सॉरी, जितने हाइट से ये नीचे गिरा है उतने ही हाइट से ये ऊपर जाएगा. सो इसमें m2 का मास है 2 इंटू 10 इंटू हाइट 4 हो गया. सो दिस इज 80 जूल्स. सो इसको निकालेंगे फाइनल, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सो लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है 200 माइनस ऑफ 80. So this is equal to 120 joules. Excuse me, sir. Yes. सर जो इस केस में हमारा वो ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो उसमें हम g माइनस नहीं लेंगे, मतलब नहीं, वो तो g को माइनस तब लेते हैं जब हम लोग इक्वेशन ऑफ जो m2, वो जब इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं तब g माइनस लेते हैं. यहाँ पे अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा mgh ही होगा. यहाँ पे g का प्लस माइनस डायरेक्शन नहीं देखते हैं. ओके सर. ठीक है. तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट है, तो हाइट बस वही हाइट होगा, जितना हाइट ये नीचे गया उतना ही ये हाइट ऊपर गया. तो ये जो 120 जूल्स है और ये भी देखो ये भी ऑलमोस्ट 120 जूल्स है, दोनों इक्वल है. तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी.
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. फिफ्थ क्वेश्चन है, in a ballistic demonstration, police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 200 meter per second on a soft plywood of thickness 2 centimeter. So ये thickness इसका 2 सेंटीमीटर है. एक बुलेट को हमने फायर किया, ये बुलेट इसके अंदर से होता हुआ इससे बाहर जब निकला, so in a ballistic demonstration, police officer fires a bullet of mass 50 gram. So M is equal to 50 gram. So this is 50 upon 1000 कर लेंगे. So 0.05 kg हो गया. और with a speed of 200 meter per second. So U is equal to 200 meter per second. On a soft plywood of thickness 2 centimeter, the bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. So, जो loss है 90% of kinetic energy का loss है. What is the emergent speed of the bullet? Let's say emergent speed bullet का v है. So, initial kinetic energy is equal to half mu square. So half into mass is 0.05 u square means 200 into 200. So 100 into 0.05, हमारा 5 into 200, 1000 joules हो जाएगा. So final kinetic energy, कह रहा है only 10% of the kinetic energy is retained. So final kinetic energy is 10% of initial kinetic energy, that is 1000. So this will give you 100 joules is final kinetic energy. So final kinetic energy half into m into v square is equal to 100. So इससे हमारा v square is equal to 200 by mass कर दो. Mass is 0.05. So ये 20,000 by 5 हमारा 4,000 हो जाएगा. So this is 200 into 100 by 5, 4,000. So V is equal to root under 4,000. 63.24 meter per second. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now if you see this question,
A 3 kg block so has a speed of 2 meter per second. तो मान लो ये एक ब्लॉक है, 3 kg इसका मास है, m is equal to 3 kg at A and 6 meter per second at B. तो यहाँ पे स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड और B पॉइंट पे 6 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे जो हाइट है वो 4 मीटर है और इस पॉइंट पे जो हाइट है वो 1 मीटर. If the distance from A to B along the curve is 12 meter, so ये जो distance है A to B along the curve, ये पूरा distance मिला के 12 मीटर. How large frictional force acts on it? Assuming the same friction, how far from B will it stop? तो पहले तो हमें निकालना है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे. तो देखो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्या है, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा. लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, राइट. तो हम लोग जो पिछली क्लास में कर रहे थे कि जो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस as well as external force is equal to change in mechanical energy. याद है? So work done by friction क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, so work done by friction is equal to change in mechanical energy या बेसिकली लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी. मोर प्रिसाइज अगर तुम बोलोगे तो जो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में लग गया है. जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा है उसमें यूटिलाइज हो गया है वो मैकेनिकल एनर्जी जो लूज कर रहा है. सो अब यहाँ पे अगर हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए निकालते हैं, कॉन्सेप्ट आया सबको समझ में? जो पहले सबसे ऊपर लिखे हैं, जिन्होंने कल अटेंड किया होगा क्लास उनको तो पता ही है, बाकी जो बच्चे कल नहीं अटेंड किए मतलब जो आईआईटी वाली क्लास नहीं करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि टोटल मैकेनिकल, उनको समझ में आ गया ना ये चीज जो मैंने लिखा? यस सर. सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए निकालें अगर, सो दिस इज mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर. अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे मास है हमारा 3 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो, h का 4 ले लो, प्लस हाफ इंटू मास हो गया 3 kg, v स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर. सो दिस इज 30 इंटू 4 इज 120 और 4/2 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया. सो ये क्या हो गया? 126 जूल्स हो गया. ठीक है. नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी करेंगे. टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू mgh जो है दिस इज 3 इंटू 10 इंटू 1 प्लस ऑफ हाफ इंटू 3 इंटू 6 स्क्वायर. सो दिस इज 30 प्लस 108/2 is 54, 84 joules. So work done by friction is equal to frictional force into distance. तो distance total कितना हुआ? 12 मीटर ट्रैवल किया is equal to change in mechanical energy. This is 126 minus 84. So this will give us the value of F is equal to 42 divided by 12. So 42 divided by 12 is equal to frictional force. So this is 3.5 Newton. ठीक है.
हम लोगों ने जी 10 लिया है, वहाँ पे 9.8 लेके किया हुआ है, तो कुछ अलग वैल्यू है, बट हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये फ्रिक्शन फोर्स जब हमें पता चल गया, एज्यूमिंग द सेम फ्रिक्शन, हाउ फार फ्रॉम बी विल इट स्टॉप। तो अब देखो यहाँ पे मान लो s डिस्टेंस के बाद, x डिस्टेंस के बाद ये स्टॉप हो जाता है, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल एनर्जी है अभी हमारे पास इस पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू 84 जूल्स। तो 84 जूल्स पूरा जहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना, पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगा। तो F इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू डिस्टेंस x जहाँ पे रुकेगा 84 बाय फ्रिक्शनल फोर्स 3.5 कर लेंगे, 84 डिवाइडेड बाय 3.5 करेंगे तो ये 24 मीटर्स आता है। डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ 9.8 लेके किया है, हम लोगों ने 10 लेके किया है। क्लियर है? जी लास्ट वाला पार्ट एक बार बता दीजिए, f into x क्यों किया हमने? यहाँ पर से ये कह रहा है कि अब यहाँ पर से फर्दर ये ऐसे मूव करेगा इधर, राइट, कहाँ पे जाके ये रुक जाएगा वो हमें निकालना है। रुकेगा वहां पे जहां पे फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाए, वो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है या लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाए। तो रुकेगा मतलब वो मान लो इस पॉइंट पे रुका, वहां पे तो हाइट ऐसे भी 0 है, राइट, तो टोटल एनर्जी को कंज्यूम कर लेना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी 84 जूल्स था, उसको पूरा कंज्यूम कौन करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट ही तो वर्क डन होगा इस एनर्जी की वजह से। energy is utilized to do some work, right? So this whole energy which was there with the body is utilized in doing the work against the force of friction. So work done against force of friction is friction force into distance x by which it is moving is equal to 84. उससे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। ओके सर। क्लियर है बच्चों? Yes. लिख लिया आप लोगों ने? Yes. Now, seventh question. There are two springs which have the force constants. Two springs have force constant K1 and K2. Missing है यहाँ पे. Two springs have force constants K1 and K2. ठीक है, K1 and K2. Where K1 and K2. ठीक है, यहाँ कुछ वो मिस्टेक था. Two springs have force constants K1 and K2 where K1 is greater than K2. On which spring more work is done? ठीक है, if they are stressed by the same force and they are stressed by the same amount. So अगर हम लोग सेम फोर्स लगाते हैं फर्स्ट वाले में, let the force applied be equal to F. So हमें पता है F is equal to
k1 into x1 and again f is equal to k2 into x2. फोर्स सेम है, अलग अलग एक्सटेंशन होगा. So k1 into x1 is equal to k2 into x2. इन दोनों को एक अगर हम लोग है ना, so from 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन को यूज किया तो k1 x1 is k2 x2. So इससे हमें आएगा k1 upon k2 is equal to x2 upon x1. ठीक है, फर्स्ट. अब हमें कह रहा है, ये थर्ड वाला इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन. इसको थोड़ा अरेंज कर लोगे तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू k2 अपॉन k1 है. ठीक है, इसको थर्ड मान लो. अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि we have to find on which spring more work is done. So work done on the first one, right? So W1 upon W2, work done on a spring is half K1 x1 square divided by half K2 into x2 square. So this is, अब देखो ये हाफ और हाफ तो कैंसिल हो गया, k1 upon k2 into x1 upon x2 is equal to k2 upon k1 का whole square. So we have k1 divided by k2, k2 square by k1 square. So this is k2 divided by k1. So हमें पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, k1 is greater than k2. So since k1 is greater than k2, this implies w2 will be greater than w1 in this case. ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा. So that is w2 is greater than w1, right? सेकेंड केस में आपको कह रहा है they are stretched by the same amount. So दोनों let the springs be stretched by, so let the springs be stretched by x each. अब यहाँ पे वर्क डन का रेशियो निकालना है. So this is half into k1 into x square divided by half into k2 into x square. हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, x square और x square कैंसिल हो गया. So this is k1 upon k2. So k1 upon k2 हमें पता है k1 k2 से बड़ा है. So this implies w1 is greater than. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको. अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, और टुमारो यू वोंट हैव क्लासेस. कल वो जन्माष्टमी की छुट्टी है. ठीक है, सर केवीपीवाई क्या होता है? केवीपीवाई बेटा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना करके है. जिन लोगों को मतलब आगे जाके रिसर्च फील्ड में कुछ अपना करियर बनाना है, उनके लिए एक एग्जाम होता है और स्कॉलरशिप एग्जाम है बेसिकली.
आप आगे मतलब पूरे लाइफ लॉन्ग जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक आपको एक स्कॉलरशिप मिलता है. दैट इज ऑल्सो अ डिसेंट अमाउंट, 5,000 या 6,000 मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट इज क्वाइट हाई. मतलब वेरेवर यू गो दिस इज बीइंग, मतलब इसको डिस्टिंग्विश किया जाएगा आपको लोगों से अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है. ठीक है, उसका मैं डिटेल तुम्हें मैंने एक बार भेजा भी था, मैं फिर से भेज दूंगा तुम्हें. ओके सर. ठीक है, तो हम लोगों की आज एक करियर काउंसलर आया था, उन्होंने बोला जिसने भी साइंस लिया उसे देना चाहिए. हाँ देना चाहिए. मैं तो अपने बच्चों को खुद ही बोलता हूँ, मैंने तो सबको ऐड भी कर रखा है. 5-6 बच्चे हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं उस बैच में, क्लास करते हैं वहाँ पे. मैं उसका अभी लिंक भेज दूंगा तुम्हें, जो सारा डिटेल्स है उसमें, उसको पढ़ना. फिर पढ़ने के बाद फिर आप लोग को देखना, अगर आप लोग को करना है तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इन दैट बैच. ठीक है, ओके सर. ठीक है. सर हाँ बेटा. सर कल एक्चुअली हमारे बायो का टेस्ट होना था तो कल छुट्टी हो गई, तो सर अब वो थर्सडे को होगा या फिर नेक्स्ट वीक होगा? बायोलॉजी सर बताएंगे, एक बार सर से पूछ लो. सर का तो है, होगा ही कांटेक्ट तुम लोग. यस सर. सर पर क्योंकि अगर थर्सडे को होगा तो बीच में मॉड्यूल 1 भी आ रहा है ना, तो उसके कारण. आप सर से बात करो ना, बायो के सर से ही. मैं कैसे बीच में बोलूंगा उसमें. ओके सर. सर एक और चीज सर, मॉड्यूल 1 में फिजिक्स का सिलेबस ज्यादा है थोड़ा. किसने बोला? बहुत कम से. सर थोड़ा सा ज्यादा है. मैंने पढ़ा रखा है सारी चीजें, तुम लोग कर रखे हो अच्छे से. करो तो पहले, डरने लगे तुम. पहले करो जितना हो पाएगा. पहली बार थोड़ा ना टेस्ट होगा, इसके बाद तो अब हमेशा ही हर महीने एक बार एक मॉड्यूल होगा. उसका प्रैक्टिस रखो अपना. ओके सर. घबराओ कम और तैयारी ज्यादा करो. यस सर. चलो बाय एंड टेक केयर बच्चों. बाय सर. थैंक यू. Thank Thank you. you, sir.